नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। क्या पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट के बदले चीन से एटमी समंदर की डिमांड कर रहा था? क्या इस्लामाबाद ने बीजिंग के सामने ऐसी डील रखी जो हिंद महासागर की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती थी? और इसके बदले पाकिस्तान चीन को ग्वादर पोर्ट पर स्थायी सैन्य मौजूदगी देने को तैयार था। और अगर यह डील होती, पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रायड की दहलीज पर पहुंच जाता, यानी जल, थल और नभ तीनों मोर्चों से परमाणु हमला करने की क्षमता उसे मिल जाती। तो क्या पाकिस्तान चीन के सहारे अपनी मैरीटाइम न्यूक्लियर शील्ड तैयार करना चाहता था? क्या था नापाक प्लान, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहां खजाना तो खाली है, विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है और महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को सर्वाइवल मोड में पहुंचा दिया। रोटी महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लेकिन कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही हकीकत है नापाक पाकिस्तान की। दुनिया की सबसे खतरनाक रणनीतिक डीलों में से एक, क्या पाकिस्तान चीन को ग्वादर पोर्ट देकर परमाणु ताकत की नई छलांग लगाना चाहता था? पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि दशकों से चालाकी की राह पर है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने हर किसी को ठगना चाहा। चीन जो पाकिस्तान को अपना मानता है, अब वो उससे भी चाल चलने की कोशिश में है। क्या इस्लामाबाद ने बीजिंग से ऐसी परमाणु पनडुब्बियां मांगी जिनके जरिए वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर सके? अमेरिका की एक षड्यंत्र, एक स्वतंत्र मीडिया आउटलेट ड्रॉपसाइट न्यूज की एक खुलासे ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया। दावा है कि पाकिस्तान ने चीन के सामने ग्वादर पोर्ट को स्थायी सैन्य अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा और बदले में मांगे परमाणु सक्षम पनडुब्बियां। आखिर क्या था वो नापाक प्लान, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। समंदर के नीचे एटमी गेम, ग्वादर पोर्ट के बदले परमाणु पनडुब्बी। क्या है पाकिस्तान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान? आतंक का पुराना साथी पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। पाकिस्तान वो देश जिसने हर किसी को ठगने की कोशिश की। अब बारी है चीन की। पाकिस्तान की साजिश अब चीन को ठगने की थी, लेकिन एक रिपोर्ट ने कंगाल पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर कर दिया। अरब सागर के किनारे मौजूद ग्वादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का सबसे अहम मोती माना जाता है। अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस ग्वादर के बदले चीन से ऐसी परमाणु पनडुब्बी चाहता है जो दुश्मन के पहले परमाणु हमले के बाद भी जवाबी तबाही मचा सके। मतलब अगर दुश्मन अपने न्यूक्लियर बेस तबाह कर दे, फिर भी समुद्र की गहराई में छिपी पनडुब्बियां बची रहे और वहां से परमाणु मिसाइल दागी जा सके। यही क्षमता दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों को रणनीतिक बढ़त देती है। अब अमेरिका भी बलूचिस्तान में अपनी एंट्री कर रहा है। इसको बलूचिस्तान के लोग, क्योंकि पहले वो सी पैक को लेके अक्सर कहते हैं कि भाई सी पैक है और हमें उतना पैसा नहीं मिल रहा और हमारी चीज़ें जो हैं यूज़ हो रही है, हमारी गैस इस्तेमाल होगी, हमारा ये, जो कि आपको पता है पिछले कई सालों से हमारी पार्लियामेंट में भी स्पीचेस हो चुकी हैं। अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका की एंट्री बलूचिस्तान में और सेम टाइम पे चाइना की भी एंट्री है, तो दोनों बड़ी पावर्स को एक टाइम पे पाकिस्तान डील करेगा और किस तरह चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हुई? मुझे ये बड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है। इससे अमेरिका का ख़ास इतना नहीं आइडिया कि वो कब तक उन्होंने एंट्रेंस किया, लेकिन चाइना का एज अ गेम चेंजर वो ज़रूर है। वहाँ पे
तब तक ये चीज़ें क्रूशल होगी, इम्पोर्टेंट साबित होगी जब वहाँ के लोगों को भी इत्मीनान में लिया जाए। सही बात है। कोई भी लोकल कंट्री, लोगों का ट्रस्ट लोकल जीतना लोगों बहुत का जरूरी है। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी जरूरी है, है, बहुत तो जरूरी वहाँ के लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी आर्मी को डेली टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान आर्मी डेली कोई ना कोई वहाँ पे पाकिस्तान- टारगेट के। पाकिस्तान आर्मी को तो वो समझते ही अपना दुश्मन है, और हाँ। दूसरा वो समझते हैं कि पंजाबी जो टैक्स देते हैं ये आर्मी के साथ होते हैं, ये भी हमारे दुश्मन है। हाँ। और दूसरा उनका सबसे बड़ा ये मिशन था कि उधर एजुकेशन को फ्लॉप करते थे, और वो जो उनके बलोची लड़के थे ना, मतलब यंग जनरेशन जो बलोचिस्तान, वो बलोची नहीं है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तानी लड़कों को अपने ही मुल्क की आर्मी के, अपने ही मुल्क के जो लोग अवाम, हम हमारे वो भाई हैं बलोची, हम पंजाबी हैं तो वो हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुई हाई लेवल सैन्य वार्ता में पाकिस्तान की ओर से अगुवाई कर रहे थे आर्मी चीफ वसीम मुनीर। दावा है कि पाकिस्तान ने चीन से परमाणु सक्षम पनडुब्बियों की मांग रखी ताकि वह न्यूक्लियर ट्रायड हासिल कर सके, यानी जल, थल और नभ तीनों रास्तों से परमाणु हमला करने की क्षमता। पाकिस्तान, जिसके पास समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध अभी अधूरा माना जाता है, अगर चीन यह तकनीक देता तो दक्षिणी एशिया का सामरिक संतुलन पूरी तरह बदल सकता था। टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। जो कोई चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया जाता है। हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? ये बात यही है ना, क्यों नहीं मुकाबला करते? यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमाइन को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाएं। देखिए कि इंडिया कहाँ कहाँ आगे है, किस बिल्कुल। फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले। आप जितनी भी जापानी गाड़ी में इंडिया बना के दे रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? अगर पाकिस्तान हर चीज कर सकता, लेकिन नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान एक दबा पड़ा है, ये दबा पड़ा है जो किससे प्रेशर में दबा पड़ा है? हम एक आजाद के कंट्री, प्रेशर में दबा पड़ा है। ये अमेरिका से तो आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं हमारे चीफ मार्शल साहब। दिखाते कुछ है, होता कुछ है। दिखाते कुछ है, होता कुछ है। अगर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, जो वो हट जाए तो पाकिस्तान क्यों डेवलपमेंट करेगा? ठीक है, मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं, वो कर्जे क्या कहते हैं? अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक है, तो हम बात तो माननी पड़ेगी। बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर बात ही सारी ये है, अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे, अपने मुल्क की जो चीजें हैं वही आप बाहर सेल आउट करेंगे, तो इसमें हमारी करेंसी जो बढ़ेगी, हमारे मुल्क की चीजें जो बढ़ रही होती है। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डाला? हाँ, ये मैं शायद सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे। चाइना पे क्यों नहीं डालता? हाँ, चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज तो फिर इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसलिए दुनिया जो उनसे ना वो जो बात करती है हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। तुझे आपको कह रहा हूँ इनको मार दो सारा, इन गंद को खत्म करो। कौन होगा ये? अल्लाह अपनी गाय में से फरिश्ता पैदा करे और ये गंद खत्म हो पाकिस्तान से एक मरतबा। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ, हमें बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। ना चाहता, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनका ये साफ साफ कहना है कि वो मुल्क जो अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पाले, फिर हमारे मुल्क में भेजे, जो कि हमारे लोगों को मारे, हमारे लोगों का खून बहाए, हम उनके साथ एक टेबल पे बैठ नहीं सकते। तो ये आप थे, ये पाकिस्तान तो नहीं है। ये प्रॉक्सी वार इंडिया करता है बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर या केपीके के अंदर, टीटीपी को सपोर्ट करता है या कई तंजीमों को सपोर्ट करता है। ये आप हैं, ये हम नहीं है। ये इंडिया का काम है। तो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ ब्लेम लगा के जी दहशतगर्दों को पालता है, वो कहाँ पे पालता है हमें बताएं। हमें कोई लोकेशन बताएं कि यहाँ पे जी पाकिस्तान के अंदर पाल रहा है, ये रेड जोन है, ये नो गो एरिया, यहाँ पे ये दहशतगर्द बैठे हुए हैं। हमारे तो आप कच्चे के इलाके में भी जाएँ तो वो भी सोशल मीडिया चला के बैठे हुए हैं, हर बंदा वहाँ पे एक्सेस करता है, मीडिया वाले चले जाते हैं। ठीक है, आप वो जगह बताएंगे जी यहाँ पे दहशतगर्दों को पार रहा है। खाली आप हवा में बातें करें जी, लोकेशन सैटेलाइट इमेज दे के जी ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर जी मसूद अजहर बैठा हुआ है, तो ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होता। अगर अमेरिका ने भी एबटाबाद किया तो वो प्रूफ तो नहीं कर सका दुनिया के सामने। उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिल्म बनाई, सारा कुछ कर दिया, लेकिन दुनिया के सामने वो एक फिजिकल प्रूफ नहीं लेके आ सका, एविडेंस नहीं दिया उसने।
तो आप अगर हवा में बातें करें जी पाकिस्तान पालता है तो भाई हम अपने कामों से हमें फुर्सत नहीं है। हमारी इकॉनमी नहीं स्टेबल हो रही है, हमारे सियासतदान नहीं सेट हो रहे, हमारी सीटें नहीं पूरी हो रही, फार्म 47 के चक्कर चल रहे हैं यहाँ पे। किसी को इस्लामाबाद नहीं आने दिया जा रहा, किसी को कराची नहीं छोड़ने दिया जा रहा, हमारे ये मामले नहीं ख़त्म हो रहे। तो पाकिस्तान के पास इतनी फुर्सत है कि वो वहाँ पे जो है इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी करेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, खुशहाली कम हो रही है, जबकि गवर्नमेंट कहती है हम सब्सिडी दे रहे हैं। कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, कोई नहीं बढ़ी। फैक्ट्रीज वैसी की वैसी हैं। अब ज्यादातर फैक्ट्रीज वो 24, 25 या 27 तक दे रही है, इससे ज्यादा कोई। बिजली भी बढ़ा दी है, पेट्रोल भी आपने देखा होगा बढ़ा है, और डीजल भी महंगा। 8 रुपया महंगाई कर दी है, 2 रुपया कम करेंगे वो हमको खुश करेंगे, बट नहीं, 8 रुपया महंगा और 2 रुपया सस्ता। अच्छा, सिर्फ पानी बंद करना यजीद का काम है या अवाम को परेशान करना, बिजली बंद करना? यजीद का काम है, सब यजीद का काम है, ये भी यजीद ही है। तो नहीं, ऐसे तो चले किसी को नहीं कहना जो चाहिए। उम्मते मुसलमान को तंग करे वो यजीद है, ठीक है। नहीं, जो इंसान को तंग करे, किसी भी इंसान को तंग करे, वही ना, इंसानियत को तंग करेगा वो यजीद। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने बीजिंग को निजी तौर पर भरोसा दिया था कि ग्वादर को चीनी सेना के स्थायी सैन्य अड्डों में बदला जा सकता है। यानी हिंद महासागर में चीन की स्थायी सैन्य मौजूदगी। लेकिन रिपोर्ट कहती है चीन ने पाकिस्तान की इस मांग को अनुचित माना और बातचीत आगे नहीं बढ़ी। रिपोर्ट का दूसरा बड़ा दावा और भी ज्यादा राजनीतिक है। 18 मई को सामने आई रिपोर्ट में एक टॉप सीक्रेट केबल का जिक्र किया गया है, जिसमें कथित तौर पर बाइडेन प्रशासन का एक अधिकारी इमरान खान को हटाने के लिए दबाव बनाता दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका से रिश्ते सुधार रहा है तो दूसरी तरफ चीन के साथ रणनीतिक हथियारों की सौदेबाजी भी कर रहा है। मतलब हर तरफ वो अपनी चाल अपने हक में लाने की कोशिश में है। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी सिर्फ अपना फायदा और देश को बर्बाद करने के फिराक में है। जनता का कहना है कि न तो देश में महंगाई कम हो रही है, न ही कंगाल पाकिस्तान के पास रोजगार है और विदेशों में घूमकर शहबाज मुनीर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते रहते हैं। भाईजान ये हालात ही ऐसे पेश कर दिए इन लोगों ने कि हम मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। किससे मांगेंगे हम तो हमारा तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ जो हमारी मदद फरमाता है। अरे मेरी नज़र में मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। या इन लोगों ने हमें लैंड के पीछे लगाया हुआ है, कभी आटे की लैंड के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को वो क्या कहते हैं, वो 500 का तोड़ा ला के वो ये बैठे हुए हैं जो 500 का तोड़ा ला के हमें। रात को एक न्यूज़ सुनी थी मैंने, रात को एक न्यूज़ मैंने देखी है, वो कहते हैं नवाज शरीफ मर गया। वो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो शुक्र है एक तो कम हुआ इनमें से, एक तो गया। और लेकिन सुबह मैंने जब 4 बजे खबरें वो चला रहे थे नेट पे, ऐसे ही उन्होंने शोशा फेंक दिया था कि नवाज शरीफ मर गया। पहली बात तो ये कि भाई ये जो आप गवर्नमेंट का नाम ले रहे हो, लाइक PMLN या जो पीडीएम पूरी बैठी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है भाई, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर किसके हाथ में है भाई? इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो आपने अब आजकल एक नई बात चल रही है पब्लिक इंटरेस्ट वाली, सुनिए आपने? जी बिल्कुल, कि जो करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, जो ये जो कर रहे हैं ना, अच्छा, ये वही कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं। ठीक है। अगर बात करें KPK की या पंजाब की या किसी भी सूबे की बात करें, ठीक है, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं, क्या वजह है? आप अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं, अगर हम कह रहे हैं जी हमारी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर आपने वोट किसे दिया, मैंने किसे दिया? हमारे आपको नहीं पता? आप ये बताएं, फॉर्म 47 और 45 पता क्या है? जी बिल्कुल पता है ना? आप बताएं। आप मुझसे निकलवाना चाह रहे हैं, बड़ी पता आपको भी है, पता ऑडियंस को भी है कि भाई क्या है ओरिजिनल असल बात, क्या है, मुद्दा क्या है। तो फिर अच्छा चले, मैं कहता हूँ ठीक हो गया। आपके बकौल या अगर आवाम कहती है जी ये जो गवर्नमेंट है ये मैंडेट से नहीं आई, ये फॉर्म 47 के थ्रू आई है, तो फिर आपका इसमें आप होता नहीं कि प्रोटेस्ट करें, या आपका नहीं बनता कि आप जो सा वो उन्हें बताएं? जिले शाह कानून के दायरे में रहते हैं। जिले शाह को जानते हैं, टी चौक का वाकया वो जानते हैं।
वो क्या हुआ? तो फिर देखें ऐसे आज 9-10 मुहर्रम की मुनासबत से मैं बात करता हूँ। फिर देखें अगर कोई भी इनकलाब है वो तो कुर्बानी तो फिर मांगता है, कुर्बानी मांगता है, लेकिन अच्छा। ये है कि लोग आते हैं वो एक दो को मार देते हैं, बाकी बेचारे डर के चले जाते हैं। ठीक है, मजबूर हैं भाई लोग, क्या करें लोग। अब ये भाई खड़े हैं, मैं हूँ, आप हो, हमारे इतने कैपेबल नहीं है कि हम एक पूरी स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। ठीक है, अगेंस्ट खड़े होना भी नहीं चाहिए। देखें स्टेट के अगेंस्ट नहीं खड़े होना चाहिए। स्टेट क्या है? आप क्या कह रहे हो? स्टेट क्या है आपके अकॉर्डिंग? स्टेट क्या है? स्टेट मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि स्टेट में एस्टैब्लिशमेंट भी आ जाती है, स्टेट में ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, स्टेट में पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, मीडिया भी आ जाती है। इस टाइम सारा कुछ पीछे से कौन रन कर रहा है आपको पता है? कौन कर रहा है? आपको नहीं पता? नहीं पता आपको, बिल्कुल नहीं पता। आप बताएं ना। आप फिर मुझसे निकलवा रहे हैं यहाँ खड़े हर बंदे को। कौन रन कर रहा है जी? रन कर रहा है इस टाइम? मेरे ख्याल से तो पब्लिक इंटरेस्ट वाले कर रहे हैं भाई। अच्छा, हाँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम तो जिसको वोट डालते वो आगे नहीं आते, जिसको कहते हैं वो आगे आ जाता है, जिसको हम चाहे वो आगे नहीं। वो आगे जाए। अगर डेमोक्रेसी है तो आवाम का वो जो वोट है उसकी कदर नहीं है डेमोक्रेसी। ठीक है, हम ये कहते हैं या हमें मीडिया में ये बताया जाता है कि यार इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से लोग साजिश कर रहे हैं। कौन सी मीडिया की बात? कोई मीडिया है ही नहीं। मीडिया आप भाई मेरी बात सुनो, ये मीडिया वही है ना जो इमरान खान का नाम भी नहीं चला रहा था। ठीक है, आप लोगों ने समझ देखा इमरान खान के नाम तो नहीं बोलने दिया ना, क्यों नहीं बोलने दे रहे? नहीं वो आप अगर बात करें कि भाई इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट नहीं है मीडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना। मुझे बात तो करने दें। अभी इस टाइम हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे जो बड़े हैं, जो भी बड़े हैं, वो ये कहते हैं इस टाइम आप ऐसी बात करोगे ना आपस में किसी को लड़वाने की, हमारे बहुत से दुश्मन हैं इंटरनेशनल जो कि इसका फायदा उठाएंगे, हमारे इधर जो है वो ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि हम आपस में लड़ेंगे। अभी ख्वाजा आसफ ने फिर बोला है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि हम उन्हें मानते ही नहीं है। ठीक है, हम उनको डिफेंस क्या कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि ये 47 वाले हैं, हमारा उनसे कोई है ही नहीं, चाहे वो हैं या नहीं है। हमें हमारी नजर में ना वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, हमारे जो हैं वो अभी अडियाला के अंदर इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। वो कहते भाई हैं जो मर्जी करते रहे, वो कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ जंग कर देंगे अगर उन्होंने पानी रोका। तो रोक दिया, क्या पानी छूटा? नहीं, पानी तो उन्होंने रोक दिया। यहाँ फील्ड मार्शल साहब बन गए हमारे। ठीक है, किस लिए बन? जंग, वो कहते हैं जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीते हैं? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए। आज भी दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि बंदरगाहों, समुद्री रास्तों और परमाणु प्रतिरोध की रणनीतियों के जरिए तय होते हैं। ग्वादर को लेकर सामने आई ये रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान चीन रिश्तों की कहानी नहीं, बल्कि हिंद महासागर में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा का संकेत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान जहां अर्थव्यवस्था है आईसीयू में, लेकिन सत्ता अभी भी है सुपर पावर का सपना बेचती हुई। ना रोजगार है, ना राहत है, ना सस्ती रोटी है, लेकिन दुनिया के सामने ताकतवर दिखने की जियोपॉलिटिकल एक्टिंग लगातार जारी है। और असलियत तो यह है कि कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान अब आईएमएफ की किश्तों या चीन की मदद और विदेशी बेलआउट ऑक्सीजन पर पूरी तरह से निर्भर है, और ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं। कंगाल, बेबस और दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा पाकिस्तान आज पाकिस्तान की पहचान आतंक या लोकतंत्र की नहीं, बल्कि कर्ज की बन चुकी है। आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर चीन या अमेरिका, पाकिस्तान हर दरवाजे पर कर्ज मांगता फिरता है। लेकिन सवाल ये, क्या पाकिस्तान को अपनी पुरानी जिम्मेदारियां याद भी हैं? भारत ने भी पाकिस्तान को कर्ज दिया था, करीब 300 करोड़ रुपए। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। ये भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है।
1947 के बंटवारे के वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच एक साफ समझौता हुआ संपत्तियों के बंटवारे का, और संपत्तियों के बंटवारे में पाकिस्तान को हिस्सा मिला और साथ में मिला कर्ज भी। लेकिन आजादी के 7 दशकों के बाद भी पाकिस्तान ने भारत का वो कर्ज 1 रुपए का नहीं चुकाया। जो देश खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता बताता है, वो अपने ही लिखित समझौते निभाने में नाकामयाब रहा, और आज उसी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया से आर्थिक मदद की भीख मांग रहे हैं। जनता बेहाल है, परेशान है, महंगाई की मार झेल रही है। जनता अपनी ही सरकार को कोस रही है। यहाँ के मुसलमान को मुसलमान ही नहीं समझते। हमारी इतनी वैल्यू डाउन हो गई है कि हम सिर्फ नाम के बाकी, अब तो नाम के भी नहीं मुसलमान हैं हम, सही पूछे तो कोई काम है ही नहीं। हर चीज़ आप रोज़ों में खुद ही देखें। अब जब आप निकलते हो, केले का रेट रोज़ों से पहले था 100-150 रुपये, जब आगे 450 रुपये तक गया तो कौन रोज़ा खोलेगा, कैसे खोलेगा? इन हुक्मरानों को नज़र नहीं आता। आप मुझे बताइएगा, हम कौन से मुसलमान हैं? कोई त्यौहार आता है तो हम चीज़ें महंगी कर देते हैं, वैसे हम कहते हैं मुसलमान सबसे अफजल कौम है। मुसलमान तो आजकल मुसलमान रहे नहीं। अब मकसद ये महंगाई भी इस मुल्क में बहुत है, कोई जो है ना नोटिस नहीं लेता, और जो है ना आपस में बस लगे हुए हैं अपनी कुर्सी के लिए। हिंदुस्तानी मुसलमान इस टाइम कह रहे हैं कि अफसोस है हमें आप लोगों पे, आप लोगों के हुक्मरानों पे। हम शुक्र अदा करते हैं, हम लोग आपसे अलग ही हैं। लगाए वो 20 और हमें 170 रुपए किलो। बिल्कुल, तो इनको होना चाहिए ना काम ये, जो ना अपना पाबंदी लगाना चाहिए हर चीज़ पे, जो है ना महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए इनको। हाँ जी, खुद ही नहीं करना चाहते। वो कहते ठीक है जेबें भर रही हैं, ये भूखा मर रहा है, वो मर रहा है, हमें क्या, हमारा घर तो चल रहा है। जब पैदा हुए तब से काम ही कर रहे हैं। हमने आज तक सुकून की हुक्मरानों ने पाकिस्तान में लोगों को दिया क्या है? देखिए, गरीब गरीब से गरीबतर है, अमीर अमीर से अमीरतर है। कोरोना है, जो चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब को कोई रिलीफ नहीं दी है इन्होंने। ठीक है, हमें यहाँ तक कि रक्षा नहीं निकालने दिया कि तुम वापस जाओ, तुम्हारा रक्षा बंद कर देंगे। तो भाई खाना कहाँ से खाएंगे? 75 साल हो गए, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख? 75 सालों में नहीं बना तो अब क्या फ्यूचर बनेगा? ये तो अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को तोड़ा है, बिगाड़ा है। ये बिके हुए हैं, ये गुलाम है शुरू से, अभी भी गुलाम है। हम कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम गुलाम ही है। और अभी तक कोई समझ नहीं आ रही हमें कि हम कैसे ये अपना मुल्क चलाएंगे। चलाना तो उन्होंने, हम तो ये वोट देने के हक में थे, अब वोट देने को भी दिल नहीं करता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या फिर पाकिस्तान की सत्ता का असली केंद्र यानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर? पाकिस्तान में सरकारें आती जाती रही, लेकिन फैसले हमेशा बंदूक की नली से ही हुए। अर्थव्यवस्था सुधारने की जगह पैसा झोंका गया, आतंकवाद में, हथियारों में और भारत विरोध की राजनीति में। ये हम नहीं कहते, ये खुद वहाँ की जनता कहती है। शहबाज शरीफ की सरकार IMF के आगे झुकती रही, बजट कटौती करती रही, लेकिन सेना के खर्च पर
एक शब्द नहीं कहा गया। मुल्ला मुनीर की सेना आज भी अरबों डॉलर निगल रही है, जबकि पाकिस्तान की जनता आटा, बिजली और दवाइयों जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। जो आप दिखा रहे हो ना, ये बकरियां भी नहीं खाएंगी, ये तो फेंकने वाले टमाटर हैं। अमीर हंसते है लेकिन गरीब हंसते कुछ भी नहीं है। एक गरीब आदमी 8-10 बंदे ना कार किस तरह चलासी 2700 ना आटा किन के, एक गरीब आदमी 600 ना डाल्टा किन के कार किस तरह चलासी। गैस है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, लोड शेडिंग है। बिजली की कीमत जड़ी है वो कहते 16 रुपए 50 रुपए यूनिट पै रही है अब्टाबाद विच। बाजार महंगा हो चुका है, अंडे महंगे हो चुके हैं, इस्तेमाल का ज्यादा हो गया, इस वजह के रेट भी बहुत ज्यादा हो गए। अभी मुर्गी 330 का है, अंडा 340 का फी दर्जन है। 1 किलो भाई 100 रुपए के 1 किलो जी। ठीक है। और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपए की। 150 रुपए किलो। ठीक है। गाजर का भी अभी सर्दियों के अंदर सीजन होता है। और ये शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपए की 1 किलो। ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर। और गरीब आवाम 2 टाइम के खाने के लिए तरस रहे। चीनी बहुत महंगी हो गई है। वजीर आजम साहब दिन पर दिन ऐलानात कर रहे हैं कि ये चीज़ हमने सस्ती कर दी है, इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन एक चीज़ भी सस्ती नहीं है। अभी तो सीजन भी आ गया है, चाहिए तो ये था कि चीनी की कीमत नीचे गिर जाती, लेकिन सीजन के बावजूद भी चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और ये गोभी कैसे दे रहे हैं? फूल गोभी? गोभी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गोभी। और गोभी थोड़ा सा क्लोज करके बताएं गोभी कैसी है। और ये कचालू कैसे किलो दे रहे हैं? कचालू किलो 150 का। ठीक है, किलो 150। और बंद गोभी कैसे किलो दे रहे हैं? गोभी भी 150 की 1 किलो। बंद गोभी भी 150 रुपए किलो। और खीरे? खीरे 100 रुपए किलो। खीरे देखिए, यही तो पाकिस्तान है जो अपनी नापाक हरकतों की वजह से हमेशा ना सिर्फ चर्चा में बल्कि दुनिया में एक्सपोज होता है। अब देखिए, अपनी जनता को सुविधाएं भले देने के लिए तमाम व्यवस्थाएं ना हो, लेकिन आतंकियों को पालने पोसने के लिए भरपूर उनके पास में व्यवस्था है। और यही वजह है कि हर बार IMF से बेल आउट पे बेल आउट मिल जाता है, पैसे पे पैसा मिल जाता है, कर्जे पे कर्जा पाकिस्तान को मिल जाता है। लेकिन क्या उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान की आवाम के लिए हो रहा है? जवाब है नहीं। दूसरी तरफ अपने स्वार्थ के लिए अपने ही देश का सौदा करने से भी पाकिस्तान कभी बाज नहीं आता। चीन हो या अमेरिका, हर वक्त समय समय पर पाकिस्तान ने अपनी जनता, अपने जो धरती है उस पर, या अपने पूरे हिस्से का सौदा एक तरह से पाकिस्तान ने किया है। और यही तो उसकी नापाक नीयत को दर्शाता है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।